एक विशेष प्रकार का जल होता है जिसका सेवन आपको शरद ऋतु में करने के बारे में बताया गया है। क्यों बताया गया है, अगर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अष्टांग हृदय के 3rd चैप्टर ऋतुचर्या के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दोस्तों हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु को कंप्लीट कर लिया था। और आज की वीडियो में जो पार्ट 3 है उसमें हम ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु को देखेंगे। और इसी के साथ साथ देखेंगे कि हंसोदक जो है वो क्या बताया गया, उसकी परिभाषा क्या होती है। उसी के साथ साथ देखेंगे कि ऋतु संधि जो है वो क्या बताई गई। इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो है दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु का काल जो है वो आदन काल का अंत बताया गया। मतलब आदन काल और विसर्ग काल जो दो काल बताए गए, दो जो समय बताए गए हैं, उन दोनों समय के अंदर या दोनों काल के अंदर जो है वो 3 ऋतुएं रखी गई है। आदन काल की बात करते हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु जो ये 3 ऋतु है वो आदन काल में रखी गई है। जबकि विसर्ग काल की अगर अपन बात करें तो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु जो है विसर्ग काल में रखी गई। इनमें से अगर अपन ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो क्या है, आदन काल का अंत्य, मतलब आदन काल की जो है वो अंतिम ऋतु बताई गई है। सूर्य के उत्तरायण होने से इसका बल तीव्रतम होता है। दोस्तों अगर सूर्य के बल की बात करें और चंद्रमा के बल की बात करें तो सूर्य का बल जो है वो आदन काल में अधिक होता है, जबकि विसर्ग काल में जो है चंद्रमा का बल अधिक होता है। तो उत्तरायण काल की अंतिम ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, तो यहाँ पर सूर्य का बल भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। मतलब कि सूर्य का बल जो यहाँ पर क्या होगा, तीव्रतम होगा। और चंद्रमा का बल जो है यहाँ पर क्या होता है, अत्यंत क्षीण होता है। आहार या पथ्य की बात करें तो इस काल में सूर्य सृष्टि के स्नेह अंश का शोषण कर लेता है। अब सूर्य का बल जो है तीक्ष्ण है, सूर्य का बल जो है तीव्रतम है। इसका मतलब ये जो सृष्टि का सौम्य अंश होगा, मतलब सृष्टि में जो जल या स्नेह वाला भाग होगा उसका क्या करेगा, उसका जो है वो शोषण कर लेगा। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य का बल है वो अधिक है। सूर्य का बल अधिक होने के कारण सृष्टि के स्नेह अंश का क्या कर देता है, शोषण कर लेता है। इसलिए शीतल और सुगंधित शक्कर का शरबत, जल में गुला हुआ सत्तू, जंगम पशु पक्षी हिरण का मांस, साली चावल, दूध, घृत और नारियल के जल का पान अधिक मात्रा में करना चाहिए। मतलब कि इसके अंदर जो आपको वो सभी द्रव्य जो कि स्नेह गुण की प्रधानता से युक्त होते हैं या फिर जिसमें स्निग्धता अधिक होती है, स्नेह गुण जो है वो अधिक होता है, जिन द्रव्यों का स्नेह गुण अधिक होता है उन द्रव्यों का आपको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये विहार की बात करें तो ताड़ के पंखे की हवा, कमल की माला, हल्के वस्त्र धारण करना, पानी के फव्वारे वाले शीतल ग्रह में क्या करना चाहिए, शयन करना चाहिए। रस की बात करें तो जो भी आप द्रव्य ले रहे हो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में, वो द्रव्य मधुर रस की प्रधानता से युक्त होना चाहिए, क्योंकि मधुर रस जो है क्या करता है, वात का शमन करता है। मधुर, अम्ल और लवण ये तीनों रस जो है वात का क्या करते हैं, शमन करते हैं। जबकि कटु, तिक्त और कसाई रस जो है वात का क्या करते हैं, प्रकोप करते हैं। गुण की बात करें दोस्तों तो गुण जो है लघु गुण वाले द्रव्य का आपको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। क्योंकि लघु गुण वाले द्रव्य क्यों लेने चाहिए, क्योंकि जठराग्नि जो है यहाँ पर क्या है, अल्प है। मतलब कि जठराग्नि जो यहाँ पर प्रदीप्त नहीं है, जठराग्नि अल्प बल वाली है। अब जठराग्नि अगर अल्प बल वाली है इसका मतलब आपको भोजन भी कैसा लेना चाहिए, लघु लेना चाहिए, ताकि उसका डाइजेशन या फिर कैसा कि पाचन जो है वो आसानी से हो जाए। इसलिए लघु गुण वाले द्रव्य का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। अपथ्य की बात करें तो व्यायाम, उष्ण द्रव्य आदि जो है वो अपथ्य बताए गए। इसके बाद दोस्तों वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु का काल जो है विसर्ग काल का प्रारंभ बताया गया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विसर्ग काल की जो प्रारंभिक ऋतु होती है वो क्या है, वर्षा ऋतु है। सूर्य दक्षिणायन में इसका बल क्षीण होता है और चंद्रमा का बल क्या बताया गया है, उत्तम बताया गया। आहार या पथ्य की बात करें तो शरीर दुर्बल, जठराग्नि मंद और पान किए गए जल का अम्ल विपाक होता है, अतः पुराना साली चावल, गेहूं आदि सेवन करना चाहिए। इसके अलावा लघु सुपाच्य आहार आपको अधिक मात्रा में लेना चाहिए। विहार की बात करें तो वामन विरेचन से शरीर का शोधन, बस्ती क्रम, धूमपान और सुगंधित अगरू का लेप करना चाहिए। रस की बात करें तो अम्ल और लवण रसों की प्रधानता से जो भी द्रव्य है उनका आपको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। गुण की बात करते तो स्निग्ध गुण वात शामक के रूप में देते हैं, मतलब जो स्निग्ध द्रव्य उसका आपको अधिक मात्रा में लेना चाहिए, तो कि वात का क्या करते हैं, समन करते। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में संचित होने वाला जो वात है वो वर्षा ऋतु में क्या होगा, प्रकोपित होगा। अब वर्षा ऋतु में वो प्रकोपित होगा, इसका मतलब उसका आपको क्या करना चाहिए, समन करना चाहिए। इसीलिए लिखा गया है कि स्निग्ध गुण वाले वात सामक द्रव्य को आपको अधिक मात्रा में लेना चाहिए। अपथ्य की बात करते तो नदियों का जल, देवाशोपन, अति मैथुन, व्यायाम और अत्यंत पैदल चलना, ये सारे जो है वो अपथ्य बताए गए, क्योंकि इन सभी की वजह से जो वात दोष है उस वात दोष का क्या होता है, प्रकोप होता है। इसके बाद दोस्तों शरद ऋतु की बात करें, काल जो उसका बताया कि विसर्ग काल का मध्य, सूर्य के दक्षिणायन होने से इसका बल जो है क्षीणतर होता है और चंद्रमा का बल जो है वो उत्तम होता है। आहार या पथ्य की बात करें तो इस समय पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए तिक्त द्रव्य से सिद्ध घृत, साली चावल, गेहूं, जौ, मूंग, सर आदि का सेवन करने के साथ साथ मुख्य रूप से हंसोदक का सेवन करना चाहिए। दोस्तों हंसोदक क्या होता है इसके बारे में वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि विहार क्या है। शरद ऋतु में जो विहार है वो क्या है, तो विरेचन, रक्त मोक्षण, हल्का वस्तु की माला आपको धारण करनी चाहिए। रस की बात करें तो
मधुर कसाई रस का सेवन करना चाहिए, ये एक पित्त शामक होते हैं, क्योंकि शरद ऋतु में जो है वो पित्त का क्या होता है, प्रकोप होता है। जो वर्षा ऋतु, उस वर्षा ऋतु में संचित होने वाला पित्त जो है वो क्या होगा, शरद ऋतु में क्या होगा, प्रकोपित होगा। तो अगर आप इसको प्रकोपित होने वाले पित्त को अगर शरद ऋतु में जो है रोक देते हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शरद ऋतु में अगर इसके आप चिकित्सा कर देते हो तो आगे जो है बॉडी में इसका क्या होगा, प्रशमन नहीं होगा, प्रसर जो है वो नहीं होगा और रोग जो है आपके शरीर में नहीं होंगे। तो इसीलिए लिखा गया है कि मधुर कसाई रस का सेवन करते हैं, क्योंकि ये पित्त शामक होते हैं। गुण की बात करें दोस्तों तो शीतल और लघु गुण वाले द्रव्य का सेवन करते हैं। अपथ्य जो बताया गया है वो है कि भरपेट भोजन, दही, धूप, छार, वसा, दिन में सोना आदि का सेवन जो है आपको नहीं करना चाहिए। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों कि हंसोदक क्या है। हंसोदक का मतलब है कि जो एक विशेष प्रकार का जल होता है जिसका सेवन आपको शरद ऋतु में करने के बारे में बताया गया है। क्यों बताया गया है? अगर हंसोदक की बात करें तो हंसोदक की जो डेफिनेशन है वो है कि संपूर्ण रूप से तप्त सूर्य की किरणों से उष्ण, मतलब कि जो सूर्य की किरणें होते हैं सूर्य की किरणों से तपकर उष्ण हुआ जल, चंद्रमा की शीतल किरणों से शीतल हुआ जल और अगस्त्य तारे के उदय होने से निर्विष या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विष रहित हुआ जो पवित्र जल होता है, उस पवित्र जल को ही हंसोदक की संज्ञा दी गई है। मतलब एक तरह से है तो जल ही, लेकिन कुछ विशेष अवस्थाओं के आधार पर, कुछ विशेष स्थितियों के आधार पर जो इसको हंसोदक अपन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट तो यह कि सूर्य की जो तप्त किरणें होती है उनसे क्या हुआ है, उष्ण हुआ है। उसी के साथ साथ चंद्रमा की जो शीतल किरणें उनसे शीतल हुआ है और अगस्त्य तारे के उदय होने के कारण ये क्या हुआ, निर्विष हुआ है, मतलब विष रहित हुआ है। इसलिए इसको अपन हंसोदक बोलते हैं। हंसोदक के गुणों की बात करें, यह हंसोदक जल जो है शुद्ध होता है और शुद्ध होने के साथ साथ शरीर में जितने भी मल है उन मलों को जीतने वाला होता है, मतलब कि शरीर से मलों को बाहर निकालने वाला होता है। उसके अलावा हंसोदक ना तो अधिक स्निग्ध होता है, मतलब कि ना तो अधिक अभिसंधि कारक होता है और न ही अधिक रुक्ष होता है। अमृत के समान जो इसको बताया, मतलब इसका पान जो है आपको करना चाहिए, क्योंकि अमृत के समान जो है शरीर में कार्य करता है। अब दोस्तों इसको हंसोदक ही क्यों बोला जाता है, कोई दूसरा नाम जिसका क्यों नहीं रखा गया? अगर हंसोदक शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या बन रहा है, हंस और ओदक या उदक जो इसको अपन बोलते हैं। तो हंस का मतलब क्या है? हंस से आपको यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों को लेना है, क्योंकि जो इसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया सूर्य और चंद्रमा की वजह से हो रही है, क्योंकि सूर्य की जो तप्त किरण है उसकी वजह से क्या हुआ, या उष्ण हुआ। उसके बाद में चंद्रमा की शीतल किरणों से क्या हुआ, शीतल हुआ है। तो इसलिए इसको शुद्ध करने में जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों का योगदान है और इस सूर्य और चंद्रमा दोनों को आपको हंस शब्द जो है लेना है। जो इस प्रकार से जो शुद्ध हुआ जल है इसका सेवन हंसों के द्वारा किया जाता है और हंसों के द्वारा करने के कारण ही इसको अपन हंसोदक बोलते हैं। इसके बारे में दोस्तों लास्ट जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है ऋतु संधि। ऋतु संधि का मतलब है कि एक पार्ट जब दूसरे पार्ट के साथ में अटैच होता है, मिलता है, तो उनके बीच में जो जॉइंट बनता है, जो उसका जो मिलन पॉइंट होता है या फिर उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, उस मीटिंग पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो भी वर्तमान ऋतु है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो ऋतु चल रही है, चाहे वो शिशिर ऋतु हो सकती है, ग्रीष्म ऋतु हो सकती है, वर्षा ऋतु हो सकती है, शरद ऋतु हो सकती है, हेमंत ऋतु हो सकती है, कोई सी भी ऋतु हो सकती है, 6 ऋतु में से कोई सी भी ऋतु हो सकती है। वर्तमान समय में जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का अंतिम सप्ताह, उस ऋतु का अंतिम सप्ताह मतलब कि उस ऋतु के लास्ट के 7 दिन और आने वाली जो नेक्स्ट जस्ट उसके बाद वाली जो ऋतु है उसका प्रथम सप्ताह, मतलब कि जो वर्तमान ऋतु उसके 7 दिन और आने वाली ऋतु के फर्स्ट के 7 दिन, ये टोटल मिलाकर के जो 14 दिन है, इन 14 दिनों को ही ऋतु संधि बोला गया है। क्योंकि एक ऋतु जा रही है और दूसरी ऋतु आ रही है, तो दोनों आने वाली ऋतु और जाने वाली ऋतु के बीच में संधि का कार्य कर रहा है, संधि का कार्य करती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ऋतु संधि बोलते हैं। दोस्तों ऋतु संधि में जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि मान लो कि प्रेजेंट टाइम में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस टाइम पे क्या चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। अब ग्रीष्म ऋतु का जैसे अंत होगा, उस ग्रीष्म ऋतु का जैसे अंतिम सप्ताह आएगा, उसके काल का जैसे अंतिम सप्ताह आएगा, उस अंतिम सप्ताह और आने वाली जो जस्ट इसके बाद वर्षा ऋतु है, उस वर्षा ऋतु का प्रथम सप्ताह, मतलब ग्रीष्म ऋतु का अंतिम सप्ताह के 7 दिन और आने वाली ऋतु के 7 दिन, ये टोटल मिलाकर के जो 14 दिन है, यही क्या है, ऋतु संधि है। दोस्तों इसमें जो वर्तमान ऋतु उसके आहार विहार का आपको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। मतलब कि जो भी इसका ऋतुचर्या के अंदर जो भी आपको कार्य बताए गए उनका क्या करना चाहिए, आपको जो भी आहार प्रणाली बताई गई, जो भी विहार प्रणाली बताई गई है, उसका आपको क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और आने वाली जो नेक्स्ट ऋतु है, अगली ऋतु है, उसके आहार विहार का आपको धीरे धीरे सेवन करना शुरू करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो है वो ऋतुचर्या 3rd चैप्टर जो है अष्टांग हृदय का वो समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर के दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उनको देख लेना। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अष्टांग हृदय के 4th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।